गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपनी जो बुक है सृजन, इसका अपन चैप्टर पढ़ रहे थे ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। तो कल अपन ने यहाँ तक चैप्टर पढ़ा था। कल अपन ने पढ़ा था कि जो अपने कवि हैं वो एक अपने मित्र के साथ एक दिन एक पान की दुकान पर बैठे होते हैं। अचानक से उनके सामने एक ठेला आता है और उस पर बर्फ़ की सिल्लियाँ लदी हुई होती है। उसको देखकर उनके मन में अचानक से आता है कि ये बर्फ़ ही तो हिमालय का सौंदर्य है। और उसको जब उनके मित्र ये बोलते हैं कि ये बर्फ़ ही हिमालय का सौंदर्य है, तो अचानक से उनके मन में एक विचार कौंध जाता है कि एक ठेले पर हिमालय है। तो ये शीर्षक उनके मन में आ जाता है और वो अपने मित्र से भी इस चीज़ को बताते हैं। वो कौसानी की जब यात्रा पर जाते हैं तो वो हिमालय की बर्फ़ जो उसको देखने के लिए जाते हैं, वहाँ लंबा जो उनका सफ़र है वो उसे तय करके जाते हैं। जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक उनके मन में उस यात्रा के प्रति ये नीरसता रहती है, क्योंकि जो दृश्य वो देखना चाह रहे थे उन्हें कहीं भी वो रास्ते में उसके लिए थोड़ा सा भी आभास नहीं होता। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचकर भी उनके मन में निराशा रहती है। लेकिन जो उनके साथ कवि रहते हैं वो एकदम शांत रहते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि वहाँ वो दृश्य उनको मिलेगा। लेकिन उसकी यात्रा का जो वृत्तांत है, उस यात्रा को अपन पढ़ते हैं तो वहाँ जाकर जब उनको डाक बंगले का जो बावर्ची है वो कहता है कि आप बड़े भाग्यशाली हो। जब उनको वो बर्फ़ अचानक से बादल हटते हैं और वो बर्फ़ उज्ज्वल सी बर्फ़, दूध जैसी निर्मल बर्फ़ जब उनको दिखाई देती है तो उनकी सारी थकान, उनकी सारी नीरसता उनके हृदय से निकल जाती है। इसी चैप्टर को अपन आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। सामान रख दिया पर सभी बिना चाय पिए सामने के बर्फ़, एक बार बादल हटते हैं उनको थोड़ा सा उनका दृश्य दिखाई देता है, फिर से बादल आ जाते हैं और वो उस दृश्य को वापस देखने के लिए वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, बरामदे में बैठे हैं। सामान रख दिया है, सभी चाय पीने सामने के बरामदे में बैठे रहे, एक टक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, एक नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही है। अनावृत मतलब बिना पर्दे के, सामने से पर्दा हटता जा रहा है। बादल रूपी जो पर्दा है वो हट रहा है और उनको हिम शिखाएं नजर आ रही है। फिर सब खुल गया, बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। इतना सुंदर जो उनके सामने दृश्य उपस्थित हुआ है उसे देखकर वो एकदम रोमांचित है। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर क्यों रह जाती। यानी कई बार ऐसे होता है कि जो दृश्य हमारे सामने होता है हम उसके लिए शब्द नहीं ला पाते और हम उसको, चाहे जैसे अपन कोई खुशी हो तो हम उसको व्यक्त करने के लिए कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते। कुछ इतना सुंदर दृश्य हमें, जैसे अपन कहते हैं स्वर्ग सा सुंदर, तो हमने किसी ने स्वर्ग थोड़ी देखा है, लेकिन हमारे मन में ये विचार है कि स्वर्ग सा सुंदर कोई चीज़ नहीं है। यानी स्वर्ग नाम में ही अपने आप में एक सुंदरता प्रकट करता है। तो वैसे ही ये एक स्वर्ग सा सुंदर जो दृश्य उनके सामने उपस्थित है, तो इनके लिए इनके पास शब्द नहीं है। तो वो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि अगर मैं उनको बयां कर पाता, यानी जितने मेरे पास शब्द है वो शब्द उस दृश्य को बताने के लिए कम है, तो ये मेरे मन में एक पीर उपस्थित कर रहा है, पीर कर रहा है कि मैं उसको बता नहीं पा रहा कि वो कितना सुंदर दृश्य है। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था, जैसे बर्फ की सील के सामने खड़े होकर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है। तो भाप लगती है तो जैसे अपन कांच के सामने भाप देते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो उसमें धुंधला हो जाता है ना। तो वैसे ही उनके सामने हल्की हल्की वहाँ की जो बर्फ है, भाप है, और वो उस दृश्य को हल्का हल्का धुंधला बना रही है। वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों? पुराने साधकों मतलब साधना करने वालों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा है। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। शारीरिक, दैवीय और जो हमारे सामाजिक है, यानी शरीर को लगने वाले, और भौतिक वस्तुओं से, भौतिकता मतलब सामाजिक तौर पे जो जीवन के हैं, उसे शमित करने के लिए, यानी उसे शांत करने के लिए, शमित यानी शांत, शमित करने के लिए क्यों हिमालय जाते थे। क्यों? अपन कह रहे हैं सांसारिक जीवन को त्याग कर लोग हिमालय पर जाकर साधना करते थे, तो वो इन शारीरिक जीवन के कष्टों से, शारीरिक जो अपन कहते हैं ना भौतिक रूप से सारी चीज़ों से मन हटाने के लिए, लालसाएं, इच्छाएं, सबको शांत करने के लिए वो हिमालय की ठंडी बर्फ में जाकर तपस्या करते थे।
यह बात मेरी पहली बार समझ में आई। अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन में, तथ्य यानी बात, मेरे मन में क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है ये हिमराशि, जाने किस आदिम काल से ये शाश्वत अविनाशी, यानी बर्फ कितनी पुरानी है, सदियों से हम सुनते आ रहे हैं हिमालय हिमालय, तो ये बर्फ कितनी पुरानी है, शिखरों पर जमा हुई है। और कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को चिरंतन हिम यानी एटर्नल स्नो, चिरंतन यानी लंबे समय से, सूरज ढल रहा था, सुदूर शिखरों पर, सुदूर यानी दूर, शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास हो रहा था। सुदूर यानी दूर तक, दर्रे यानी बड़ी बड़ी दरारें, ग्लेशियर जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, ढाल और उनकी ढलानें, बड़ी बड़ी ढाल जो चारों तरफ ढलान होती है, जिसको अपन कहते हैं नीचे घाटियाँ होती है, खाइयाँ होती है, उनका आभास मिल रहा था। आतंकित मन में मैंने सोचा कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, यानी यहाँ तक कभी कोई पहुँचा भी है या नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी खतरनाक वो रास्ते होते हैं, दर्रे होते हैं, उनमें घाटियाँ होती है, अचानक से कहीं से बर्फ़ ढह जाए और उसके अंदर चले जाए, तो पता नहीं यहाँ कभी कोई पहुँचा भी है, इस दृश्य को कोई देख पाया है या इसको किसी ने छू पाया है, तो वो कवि के मन में आ रही है। अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर हू हू करते हुए बहते रहते हैं, यानी यहाँ केवल बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। सूरज ढल रहा था और धीरे धीरे ग्लेशियरों से पिघली केसर बहने लगी। ग्लेशियरों से पिघली केसर यानी सूर्य की किरणें उसके साथ ही बह रही है, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे केसर उसमें घुली हुई है। बर्फ कमल, मैंने आपको कल बताया था कि केसर इसको क्यों कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, ढलता हुआ सूरज हमें ललाई देता है, और वो लालिमा जब सफ़ेद बर्फ पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे उसमें केसर का सा रंग घुल गया है, और बर्फ कमल के लाल फूलों में बदल रही है। घाटियाँ जो बर्फ है वो कमल के फूलों में बदल रही है, घाटियाँ गहरी पीली हो गई है, चारों तरफ सूर्य की रोशनी उन पर फैल गई है, तो ऐसा लगता है जैसे पीली पीली घाटियाँ हैं। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने चाय पीने में लग गए। सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबको कुछ छिन गया हो, यानी वो दृश्य हमसे छिन गया था, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा हमसे कुछ छिन गया हो। शायद सबको कुछ मिल भी गया हो, और अंदर ये भी था कि हम जिस दृश्य को देखने आए थे वो सुंदर दृश्य हमें दिखा, और मन यूँ कर रहा था कि उस दृश्य को हम उसी समय वहीं कैद कर लें कि वो दृश्य वैसा ही रहे, लेकिन समय तो चलता है निरंतर, जिसे अंदर ही अंदर सहजने में सब आत्मलीन, सब अपने आप में डूबे हुए, सब उस दृश्य में इतने डूबे हुए थे कि सब उस दृश्य में ही खोए हुए थे। थोड़ी देर में चांद निकला, हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत थे, जैसे हिम सो रहा था, यानी बर्फ भी एकदम शांत, चारों तरफ वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ राशि सो रही है। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी पर खींच कर बैठ गया, यानी लंबा होकर। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया? किसी हिमालय को देखकर किसने क्या क्या नहीं लिखा, और एक मेरा मन है कि कविता तो दूर, एक पंक्ति, एक शब्द भी नहीं जानता। यानी कविताएं जो कवि है वो कवि लिखते हैं तो हिमालय को हजारों लाखों कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, और मैंने इतने सुंदर दृश्य को देखा, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति एक पंक्ति भी नहीं आ रही है। पर कुछ नहीं, सब कुछ कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष, यानी सामने जो खड़ा हिमालय है उसके आगे उसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो कुछ नहीं है, मेरे लिए, मैं इसके लिए, इतनी विशाल जो सम्राट है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल लिख सकता, क्योंकि मैं तो इसके आगे बहुत छोटा हूँ, अपने आप को बहुत छोटा मानता है। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल छट रहे हैं, कुछ ऐसा उभर रहा है, यानी अब धीरे धीरे जब उस दृश्य के मैं सहज हो रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके लिए मेरे अंदर भाव पैदा हो रहे हैं, जैसे भाव पैदा होंगे पंक्तियाँ स्वतः बन जाएंगी। जो इन शिखरों की, कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, यानी ऊंची प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है, यानी इसी विशाल हिम सम्राट के समान मेरे अंदर हृदय में भी उसके प्रति भाव उमड़ रहे हैं, ताकि इनसे इन्हें स्तर पर मिल सके, यानी कुछ मुझे भी उसके भाव के आगे मिल सके, कुछ ऐसा जो इसकी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इन्हें इनके स्तर पर मिल सके। हाय लगा हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया, यानी वो जो हिम राशि है
विशाल जो सामने हिमालय खड़ा है उसको देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे लिए बड़े आदर भाव के समान मेरे बड़े भाई की तरह, ताकि मैं उनके सम्मान में कुछ बोलूं। और मुझे उसका छोटा भाई नीचे खड़ा कुंठित लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, यानी वो एक बड़े भाई के समान मुझे उत्साहित कर रहा है कि उठो, कुछ कहो, कुछ बोलो। स्नेह भरी चुनौती दे रहा है, हिम्मत रखो, ऊंचे उठोगे, यानी वो मुझे एक बड़े भाई की तरह तैयार कर रहा है। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा, यानी अचानक से मेरे मन के जो शांत भाव थे वो खत्म हो गए और सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा जैसे मेरी नींद टूट गई हो। और हम सक्रिय उठे, सबने कवि को बोलते देखकर सब उसके प्रति सक्रिय हो गए। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद, जैसे हम छलक पड़ा, जैसे उसके मन में उसके लिए बहुत ही आनंद और उल्लास, यानी इतना बड़ा जो सपना लेकर वो घर से चले थे वो सपना उनका पूरा हुआ है। लेकिन उस विशाल दृश्य को वो अपने मन में कैद करना चाहते थे। वो ये चाहते हैं कि मैं उस दृश्य में ही डूबा रहूं, लेकिन दृश्य तो थोड़ी देर बाद वापस बादलों में ढक गया, रात्रि भी हो गई। तो इतनी देर उनके मन में निराशा थी कि वो दृश्य चला गया, लेकिन अब उनके मन में एक उत्साह आया कि हमने जिसको प्राप्त किया वो प्राप्त करना सबके लिए दुर्लभ है। तो इसलिए उत्साह से वो खड़े हुए हैं। सबसे अधिक खुश था सैन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो वंडर स्ट्रक हैं कि यह भगवान का क्या करतूत है। वंडर स्ट्रक का मतलब हमारे लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला एक स्ट्रोक है कि हमने जो चीज़ देखी वो यहाँ आने वाले हजारों करोड़ों यात्रियों के लिए दुर्लभ होता है, इसलिए वो हमारे लिए एक वंडर स्ट्रक है, यानी एक आश्चर्य का किस्सा है, एक आश्चर्य की बात है। भगवान का क्या क्या करतूत है इस हिमालय में होता, यानी भगवान ने किस तरीके से ये रचनाएं रची है कि कैसे बादल आते हैं और कैसे इतनी विशाल महान हिमराशि को देखकर हमारा हृदय उस चीज को विश्वास नहीं कर पा रहा। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा, यानी वो इतने खुश है कि अचानक से शीर्षासन, यानी सिर को नीचे करके टांगे ऊंचे करके शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा। नए पर्सपेक्टिव से मतलब नए तरीके से, यानी उल्टा होकर, यानी सिर के बल से, तो नए तरीके से हम हिमालय को देखेगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग, सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, हम सिर का बल हिमालय देखेगा। समझ गए ना, यानी नए तरीके से, कि इस तरीके से अपने आप को एक नए मतलब नए तरीके से नया एक तरीका प्राप्त करके, कि सब लोग जैसे अपन शीर्षासन करते हैं तो अपन सिर के बल नीचे, सिर को नीचे कर लेते हैं ना, तो उसके बल हमें चीज़ें कैसी दिखाई देती है, उल्टी। तो जैसे ये हिमालय त्रिकोण राशि इस तरीके से स्थिर है, हम उसे एक नए तरीके से देखेगा। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहाँ गोमती नदी बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छायाएं तैर रही है। पता नहीं था इन शिखरों पर कब पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय में जी भरकर बैठा, यानी हिमालय की उस जलराशि को मैंने जी भरकर अपने आप को उसमें तैराया, उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उठता है, यानी वो दृश्य आज भी याद करते हैं तो मन में वो उसके लिए भाव, यानी जो इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाती है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, यानी उसकी यादों में डूब गए कि हम किस तरीके से हिमालय की चोटियों को नज़दीक से देख कर आए थे। तो मैं उस दर्द को समझता हूँ। जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है, यानी उस जो दृश्य मेरे मन में बसा हुआ है उस दृश्य को मैं भुलाना ही चाहता हूँ, वरना मन नहीं लगता, इच्छाएं वापस उसके लिए जागृत हो जाती है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती है और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं, यानी बार बार वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं होता ना, तो वो जब ठेले पर सिलियाँ निकलती हैं तो उस दृश्य में डूब जाते हैं कि हाँ हम विशाल उस हिम सम्राट के दर्शन कर रहे हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालय से गिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कभूक तो यहीं रहन रहोगे, मैं क्या कभी ऐसे ही रह सकूंगा, यानी कभी मैं भी उस दृश्य को प्राप्त कर सकूंगा। वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयां, और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु
आऊँगा, मैं फिर लौट कर वहीं आऊँगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मेरा मन रमता है, मैं करूँ भी तो क्या करूँ। यानी उस दृश्य से कभी भी मन मेरा बढ़ता नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि मन करता है कि मैं वापस उसी दृश्य में जाकर डूब जाऊँ, उस दृश्य को इतने नज़दीक से देखूँ कि मेरा मन करता है कि मैं वहीं डूब जाऊँ। तो ये था आपका एक यात्रा वृतांत, ठेले पर हिमालय, यानी विशाल हिम सम्राट के दर्शन। तो एक यात्रा वृतांत आपके जरूर आता है। इसमें यात्रा की जो परेशानियां हैं, फिर उस यात्रा के जब हम लक्ष्य पर पहुंचते हैं, वहाँ की जो उमंग है, उस दृश्य को देखना, जिस दृश्य के लिए हम घर से निकले हैं, हमने इतनी परेशानियों को झेला है, उस दृश्य को प्राप्त करके मन के उन विचारों को प्रकट करना कि किस प्रकार हम, यानी यात्रा वृतांत का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि जिस चीज़ को हम जैसा देख रहे हैं, दर्शक जहाँ बैठे हमारी बातों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो दर्शक उस दृश्य से जुड़ जाएं, वो भी अपनी आंखों के आगे उसी दृश्य को देख सके। यानी ऐसा वृतांत हो कि हम जब उन्हें सुनाएं तो ऐसा लगे कि जैसे उन्होंने उस दृश्य के दर्शन किए हैं, वही यात्रा वृतांत हमारा सफल होता है। तो ये कवि का यात्रा वृतांत है, जिसमें हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे हम बर्फ के उस दृश्य में डूबे हुए हैं, सामने विशाल उज्जवल निर्मल दूध की सी जो जल राशि है, जो बर्फ है, वो हमें दिखाई दे रही है। और दृश्य ऐसा कि मन में एक बार जब उतर जाए तो मन उसी दृश्य के पीछे भागता रहे, ऐसा लगे जैसे उस दृश्य ने ही मन को कैद कर लिया, हम वापस आ भी जाएं लेकिन हमारा मन वहीं अटका रहता है, जैसे वही दृश्य हमारे आगे है। तो वो दृश्य कवि हमें सुना रहा है और हम उस दृश्य में इतना डूबे हुए हैं कि हमें भी वो दृश्य ऐसा ही हमारी आंखों के आगे सामने नजर आ रहा है। तो ये था आपका चैप्टर ठेले पर हिमालय। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो आप उसको पूछ लेना। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर आप उसको अपनी नोटबुक में करना। नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क, नैनीताल अपन ने पढ़ा था ना, नैनीताल से कोसी जो सड़क जाती है, वहीं आगे नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसी बताया है। जब नैनीताल कभी पहुंचते हैं, आपने पाठ पढ़ा है, अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी बताने हैं, क्वेश्चन आंसर आपको आपके करने हैं। हम इसको एक बार पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि नैनीताल से जो कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसी बताया है, वो सड़क कैसी थी, उबड़ खाबड़ और कष्टप्रद। शुक्ल जी के साथ एमिल जोला सी दाढ़ी वाला युवक कौन था, चित्रकार था, चयन चित्रकार। लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देखकर खोया खोया सा क्यों हो गया, लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देखकर खोया खोया सा क्यों हो गया, क्योंकि ठेले पर बर्फ देखकर हिमालय की जो छटा थी वो उसे याद करने में हो गया कि कैसी हिमालय की प्राकृतिक छटाएं हैं। लेखक ने किससे मिलने पर यह कहा कि उन जैसा साथी तो सफर में पिछले जन्मों के पुण्य से मिलता है। लेखक ने किससे मिलने पर कहा, ये शुक्ल जी के मिलने पर, है ना। अपन ने पढ़ा था ना कि शुक्ल जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा साथी तो कई पुण्य जन्मों से प्राप्त होता है। लेखक की सारी निराशा और खिन्नता कब दूर हुई, लेखक की सारी निराशा और खिन्नता कौसानी पहुंचने पर जब हिमालय के दर्शन होते हैं तो सारी उनकी खिन्नता और निराशा दूर हो जाती है। जब उस हिम राशि के दर्शन होते हैं तो उनकी सारी रास्ते की जो निराशा थी वो सारी दूर हो जाती है। अब देखिए, त्रिताप कौन से होते हैं, हिमालय की शीतलता से वे कैसे दूर होते हैं। त्रिताप अपन ने पढ़े थे अभी कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक जो कष्ट है उन्हें त्रिताप कहा गया है। और ये हिमालय के दर्शन होते हैं तो मन की खिन्नताएं, जो सारी थकान है, यानी उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी इच्छाएं जो उनकी थी हिमालय के दर्शन करने की, वो सारे संघर्ष और अंतर्द्वंद जैसे सब उनके नष्ट हो जाते हैं। और हिमालय की शीतलता, जो शीतल उसका जल राशि है, जो उसकी हिम राशि है, पवित्रता से, शांति से लेखक के सारे ताप दूर हो जाते हैं। इसलिए उनको हिमालय की जो ताजगी है उसमें उनको शरीर भी उनका ताज़ा महसूस होता है, इसलिए वो सारे दैहिक, दैविक और भौतिक ताप वहाँ नष्ट हो जाते हैं। हिमालय के पर्वतीय प्राकृतिक सौंदर्य में स्नोफॉल किस प्रकार पर्यटकों को अधिक आकर्षित करता है। अपन देखते हैं स्नोफॉल देखने ही तो लोग जाते हैं बर्फीले इलाकों में। तो हिमालय की जो भाग है वहाँ घाटियाँ, दर्रे, जो ग्लेशियर अपन ने पढ़े, रंग बिरंगी जो वहाँ की बगीचे हैं, बाग वाली हैं, वो नदियों के दृश्य पर्यटकों को इसीलिए रोमांचित करते हैं क्योंकि हिमालय वहाँ
वो सब बर्फ़ से ढके हुए होते हैं और उन पर ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरती रहती है। आसमान से जो बर्फ़ गिरती है वो स्नोफॉल यानी वो रुई जैसी नरम नरम होती है और वो दृश्य बहुत ही सुरम्य लगता है। और इन्हीं आकर्षणों के कारण वहाँ पर्यटक हिमालय के क्षेत्रों में स्नोफॉल को देखने जाते हैं। लेखक ने कौसानी के गांव में डूबते सूरज का जो वर्णन किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये तो आप बता दोगे, जो डूबता हुआ सूरज था वो पीली पीली अपनी आभा से चारों तरफ हिम शिखरों पर, ग्लेशियरों पर ऐसा लगता है जैसे केसर सी पिघल रही हो। और धीरे धीरे अस्त होता हुआ जो सूर्य है उसकी जो पीली पीली रोशनी गिरती है तो बर्फ़ और जो कमल के लाल फूल है वो बर्फ़ है वो कमल के फूलों में बदलने लग जाती है क्योंकि उन पर जमी हुई होती है। और घाटियाँ सारी पीली और जो उजली सी यानी धूमिल सी उनको नज़र आने लग जाती है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ तक करने हैं, यहाँ तक निबंधात्मक के दोनों क्वेश्चन आंसर यहाँ तक आपको आपकी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करने हैं। और इस चैप्टर में आपने ये पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, एक बार आप इसका पूरा रिवीजन कीजिए क्योंकि ये तो एक यात्रा वृतांत है, मज़े आएंगे इसमें। वापस हमें भी यूँ लगेगा हमारी आंखों के आगे बर्फ़ छाई भी है ना, हिमालय जो हिम सम्राट है वो हमारी आंखों के आगे उसकी जो बर्फ़ है। तो एक बार आप इसको रिवीजन करना, फिर इसके क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। और कुछ समझ नहीं आता तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है।